Okay, class, assalamu alaikum. We will continue our previous lecture from chapter 1, our course book Health and Cooper, and we will continue our ओके सो हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। हम अपने प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट एक्चुअली वाज मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर्स को हमने 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि ह्यूमन एरर है, सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम एरर है। सो ह्यूमन एरर जिसको हम ग्रॉस एरर भी कहते हैं, हमने उसको ये कहा था कि ऐसा जो कि मिसरीडिंग की वजह से आए किसी इंस्ट्रूमेंट की, या इन प्रॉपर यूज़ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को, यानी आपके पास टेम्परेचर जो कि इंस्ट्रूमेंट है दैट इज सपोज ऑफ आपने उसको मिली वोल्ट की रेंज पे रखा हुआ है और आप उसकी वोल्ट मेजर कर रहे हैं, या आपने वोल्ट्स की रेंज पे रखा है और मिली वोल्ट्स मेजर करें, तो वो इनकरेक्ट रीडिंग देगा। सो इनकरेक्ट एडजस्टमेंट जो कि बेसिकली इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द ऑपरेटर जो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करा होगा उसकी वजह से आएगी। देन हमने सिस्टमैटिक एरर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट एरर्स आते हैं और दूसरी टाइप आपके पास इन्वायरमेंटल एरर्स की वजह से आती है। इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब ये है कि जनरली हमारे पास जितने भी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि दे हैव मूविंग पार्ट्स, और मूविंग पार्ट्स के दरमियान जो हमें कॉमन प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो हमारे पास फ्रिक्शन का होता है सबसे ज़्यादा। तो हम और उसकी वजह से कैलिब्रेशन एरर्स भी आते हैं। कुछ एरर्स सिस्टमैटिक जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट के एरर्स होते हैं हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं, हम वियर एंड टियर को भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मेंटेनेंस के साथ ठीक कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एरर्स हमारे पास बेसिकली इसलिए आता है कि सपोज आपने किसी मीटर को किसी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में प्लेस कर दिया, तो डेफिनेटली उसकी डिफ्लेक्शन जो कि फैराडेज लॉ को फॉलो करी थी जनरली, तो वो इफेक्ट हो सकती है। टेम्परेचर की वजह से हमें पता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं जो कि हर इंस्ट्रूमेंट का पार्ट एक मेटल होगा, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो जाहिर है जिन डिज़ाइन स्पेक्स पे उस इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया गया वो वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। ह्यूमिडिटी क्रोजन को कॉज करती है फर्दर, एंड अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो आपके पास जितने भी जैसे डिओस्ट्रोमो मूवमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमें मोटर के बारे में पता है, जनरेटर के बारे में पता है कि मैग्नेटिक दो परमानेंट मैग्नेट्स के दरमियान किसी कॉइल को आपने प्लेस करवा के मूव करवाना है, एक्सटर्नली एक मैग्नेटिक फील्ड उससे इंटरफेयर करना शुरू कर देगी, तो इट मे कॉज सम एरर्स। ठीक है, सो ये हमने एक ब्रीफ सी समरी बनाई हुई है कि हम इन एरर्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो अभी हमने वही बात की है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं कि आपके पास सिस्टमैटिक एरर को हम 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर और एनवायरमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होगा कि आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम मैकेनिकल वेयर एंड टियर आ गया, या मूविंग पार्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन आ गई है। उसके बाद आपने इरेगुलर स्प्रिंग टेंशन, यानी पॉसिबली ऐसा हुआ था, स्प्रिंग जो आपके पास लगा हुआ था स्पाइरल स्प्रिंग, आपने जनरली देखा होगा इस तरह की शक्ल में होता है स्पाइरल स्प्रिंग। ये आपके पास चाबी वाली जो टॉयज होते हैं या उनमें आपके पास ये स्प्रिंग लगा हुआ था जिसको जब आप डीकॉइल छोड़ते हैं तो वो कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से वो वापस मूव करता है। या आपके पास जितने भी ऐसे मूविंग पॉइंटर वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है। दैट्स वाई उसने स्प्रिंग को पर्टिकुलरली मेंशन किया कि आपके पास सपोज आपने ये स्प्रिंग बहुत लाइट ब्रॉन्ज मटेरियल के बने हुए होते हैं, तो जब अगर आपने इसके ऊपर एक इम्प्रॉपर स्ट्रेस यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया तो इसमें इरेगुलर ये डिकॉइल हो गया, यानी ये परमानेंटली इसके अंदर मैकेनिकल चेंज आ गया जिसकी वजह से इसकी स्प्रिंग टेंशन डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, सो पॉसिबली इस वजह से ये जीरो पे ही ना रहे। उसके बाद आपके पास ओवर लोडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये वही बात मैंने आपको बताई है कि अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट जो कि माइक्रो एम्पेयर की रेंज का था उसे आपने एम्पेयर का करंट मेजर कर लिया तो ओवरलोडिंग हो गई इंस्ट्रूमेंट के अंदर, परमानेंटली कोई एरर आ जाएगा। कैलिब्रेशन एरर जो सा वो ये हो सकता है जैसे हम वेइंग स्केल्स को देखते हैं कि बाद ऑफ एंड ऑन यूज के बाद उनका जीरो एडजस्ट नहीं होता तो अब हम उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। ये हमारे पास सिस्टम इंस्ट्रूमेंट एरर के अंदर आते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल एरर को मैं अभी प्रीवियसली बता चुकी हूँ लास्ट स्लाइड के अंदर कि आपके पास ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, यानी जो भी उसके ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, जिस ऑपरेटिंग कंडीशंस या एम्बिएंट कंडीशंस के ऊपर आपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया हुआ है, ये उसकी वजह से एरर होता है। अगर आप देखें कॉमनली हम मेडिसिन को या किसी भी चीज़ को प्लेस करने के लिए एक एम्बिएंट टेम्परेचर रेंज बताते हैं जो उसका मैन्युफैक्चरर बताता है कि आपने इसको 25 डिग्री सी पर रखना है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कोई भी एम्बिएंट रेंज होगी जिसके अंदर आपने उसको मेंटेन करना है। अच्छा, स्टैटिक सिस्टमैटिक एरर को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिफाइन करते हैं, यानी सिस्टमैटिक एरर की 2 टाइप्स, एक तो हमने इंस्ट्रूमेंट एरर पढ़ा था और दूसरा हमने एनवायरमेंटल एरर पढ़ा था
इन दो के अलावा भी हम फर्दर उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास स्टैटिक एरर और एक डायनामिक एरर है। इनके नाम से श्योर है कि स्टैटिक एरर वो एरर होगा जो कि आपके पास किसी भी सिस्टम के स्टैटिक बिहेवियर के ऊपर आएगा। यानी फाइनल पोजीशन को स्टैटिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंटर है, तो ये इसकी एक जीरो पोजीशन है और ये इसकी एक फाइनल पोजीशन है, तो इन दोनों पोजीशंस पे उसने जाके रुकना है। सो आपके पास अगर वो इस पोजीशन पे सही से जीरो के ऊपर नहीं है या जीरो से थोड़ा सा पहले रुक रहा है या बाद में रुक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैटिक एरर की कैटेगरी में आता है। और उस ये ऐसा क्यों होगा, ये वही लोडिंग इंस्ट्रूमेंट के लोडिंग प्रीवियसली जो मैंने इंस्ट्रूमेंट एरर को डिस्कस किया। डायनामिक एरर का मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है और ये इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये पॉइंटर एक स्केल के ऊपर ऐसे करके मूव कर रहा है और उसने ये उसकी फाइनल वैल्यू जहां तक उसने ऐसे मूव करके जाना है। सो अगर तो वो बहुत स्लोली मूव करता है या बहुत फास्टली मूव करता है, यानी एक्चुअल जिस पेस पे उसको मूव करना चाहिए या फास्ट इनफ उस चेंज को फॉलो नहीं करता, या सपोज हमारे पास ये कॉन्टिन्यूसली किसी करंट के अंदर लगा हुआ है और करंट कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है उस सिस्टम का, 5.1 हो रहा है, 5.2 हो रहा है, 5.3 हो रहा है, देन 5.1 दोबारा हो रहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो नीडल है ये इतने स्मॉल चेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाती और ये कॉन्टिन्यूसली 5 शो करती रहती है। तो इस तरह का एरर अगर आपके पास आता है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, दैट कम्स अंडर द डायनामिक एरर। और पॉसिबली वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएंट एयर की वजह से ऐसा हो सकता है कि उस सिस्टम इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिग्रेडिंग इतनी हो चुकी है कि वो इसलिए ऐसे बिहेव कर। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एरर है, दैट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर का जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, रैंडम एरर हमारे पास रैंडमली अकर होता है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि वो क्यों अकर है। सो हमारे पास ऐसे तमाम केसेस या एक्सपेरिमेंट्स जिनके अंदर हमें हम एरर को बिल्कुल अवॉइड करना रिक्वायर्ड हो, तो वहाँ हमने रैंडम एरर को भी कंसिडर करना होता है। सो अगर आपने ह्यूमन एरर को ओवरकम कर लिया, आपने ग्रॉस एरर को आपने सिस्टमेटिक एरर को ओवरकम कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास पीछे क्या रह गया कि आपने रैंडम एरर को भी ओवरकम करना है। सो रैंडम एरर को हम इस तरह से रिमूव नहीं कर सकते कि इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन ठीक कर लेंगे, ये कर लेंगे, क्योंकि हमें नॉन रीजन पता ही नहीं है। सो उसको ओवरकम करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने स्टैट्स में पीछे पढ़ा होगा, उसमें होता यह है कि हम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं और उन नंबर ऑफ रीडिंग्स से हम ये जज करते हैं कि हमारी एक्यूरेट रीडिंग क्या होगी, ठीक है, जो कि एरर फ्री होगी, यानी सो दैट कि हम चांसेस को मिनिमाइज कर दें कि हमारे पास चांसेस ज़्यादा ना हो एरर के होने के। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के बारे में आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन के बारे में आपको पता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रीडिंग्स है, सपोज 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9 है, ये इन सारी रीडिंग्स को हम ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से, तो इसको अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। और ये हमने पहले किया हुआ भी है, ये एक एग्जाम्पल भी दी हुई है उसमें। सो इस मीन से एक्चुअली ये पता लगता है कि आपकी ज़्यादातर वैल्यूज़ कहाँ लाई कर रही होंगी, यानी और ज़्यादातर वैल्यूज़ यहाँ लाई करी होती हैं, एक्यूरेट वैल्यू एक्चुअली वही होती है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है कि डेविएशन फ्रॉम द मीन कितना है। डेविएशन फ्रॉम द मीन का मतलब ये है कि अगर आपने आपने कहा जी कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू प्रोबेबली मीन वाली वैल्यू होगी, यानी आपका जहाँ मीन आ रहा है सिस्टम का, वो आपकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू आती है, नेक्स्ट वैल्यू, वो थोड़ी सी इस तरफ राइट या लेफ्ट की तरफ अकर करती है, तो हम कहेंगे कि वो अपनी सेंटर पोजीशन से या एक्यूरेट वैल्यू, अगर हमने मीन को एक्यूरेट वैल्यू ट्रू वैल्यू डिक्लेयर किया हुआ है, तो उससे कितना प्लस या माइनस डिविएट कर रही है। सो अगर इस साइड पे जाएगी, ये इस साइड पे जाएगी, तो दैट मीन प्लस में भी हो सकती है डेविएशन और माइनस में भी हो सकती है। ये हमने यहाँ एक्सप्रेस किया है। ये जो एक्स बार की वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली शोइंग मीन, और जो भी आपकी नई रीडिंग आ रही है दैट इज शोइंग x1। सो हम इस तरह से d1, d2, d3 डिविएशंस निकालेंगे। ये हमारी मेन वैल्यू है, हमने अभी पीछे निकाली है 12.65 हमारी मेन वैल्यू है, और हमने सारी रीडिंग से डिफरेंट डेविएशंस निकाली। अगर आप नोटिस करें डेविएशंस के मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड भी मोर और लेस कांस्टेंट चल रहा है, और आपके पास जो माइनस एंड प्लसेस की वैल्यूज हैं, वो प्लस में भी वैल्यू डेविएशन की एग्जिस्ट कर रही है, माइनस में भी कर रही है, ठीक है जी। सो अगर हम इसकी डेविएशन को ऐड करेंगे एक दफा, तो हमारे पास ये जीरो ही आएगा। सो
एवरेज डेविएशन हमारे पास क्या आती है, एवरेज डेविएशन को हम ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते कि हम जी सिंपली D1 और D2 और D3 को ऐड कर दें। उसकी वजह ये कि कुछ वैल्यूज प्लस में है, कुछ वैल्यू माइनसेस में है, तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम डेविएशन बल्कि मैक्स आती ही डेविएशन जीरो है, क्योंकि इन्हीं रीडिंग से मीन की वैल्यू डराइव हुई होती है। तो हमारे पास डेविएशन इस तरह से निकालेंगे तो ये इक्वल टू जीरो आएगी। सो हम एवरेज डेविएशन को निकालने का तरीका क्या है कि हर रीडिंग का एक मॉड ले लेते हैं, सो जैसे माइनस प्लस खत्म हो जाए। सो इस तरह से जब हम उसका समेशन लेंगे तो हमारे पास एवरेज डेविएशन आएगी। ठीक है, सो ये एवरेज डेविएशन कैलकुलेट की वैल्यू पता लगती। सो हम ये करते हैं कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जाते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली ये करती है कि हम सारी डेविएशंस का स्क्वायर ले लेते हैं और उनको ऐड करके डिवाइड करते हैं उस n से, या अगर फाइनाइट डाटा है तो उसको n-1 से, और उसका अंडर रूट ले लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। मोस्ट कॉमनली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रैंडम एरर्स के कैलकुलेशन के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली ये बताता है कि आपके एरर्स स्टैंड ऑन द स्टैंडर्ड इतना डेविएट कर रहे होंगे अपनी सेंट्रल वैल्यू से। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं एक ग्राफ देखकर। ठीक है जी, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको समझ आ गई होगी। वेरिएंस इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सिग्मा है इसका स्क्वायर ले लें तो वेरिएंस आता है। अगर आप डेविएशन और वेरिएंस के लिटरल मीनिंग्स देखें इंग्लिश के अंदर, तो हमें डेविएशन का मतलब भी होता है अपनी सेंटर वैल्यू से डेविएट करना, यानी साइड पर होना, और वेरिएंस का मतलब भी वेरी करना। ओके, सो यहाँ पर हम अगर नोटिस करें तो ये एक एग्जांपल है जो आपकी हेल्फेट एंड कूपर की टेक्स्ट बुक के अंदर उसने एग्जांपल दी हुई। उसने कहा कि ये बेसिकली 50 वोल्टेज रीडिंग्स दी थी उसने। ठीक है, और एक्यूरेट जो एक्चुअल रीडिंग थी दैट वाज 100। ठीक है, और ये मुख्तलिफ वैल्यूज आई। अगर यहाँ पर आप नोटिस करें तो ये ग्राफ बेसिकली क्या शो कर रहा है कि ये आप इसकी सेंटर वैल्यू देख रहे होंगे कि इसकी सेंटर वैल्यू 100 पर आ रही है, और 100 के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यूज दे रहा है, मैक्सिमम रीडिंग। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 100 के ऊपर 19 रीडिंग। सो आउट ऑफ 50 100 के ऊपर 19 रीडिंग्स आ रही हैं। सो एक बात ये थी रैंडम एरर के अंदर कि मोस्ट ऑफ द टाइम एरर अकर होता ही नहीं है। सो ये हमें यहाँ से पता लग रहा है कि मैक्सिमम 19 टाइम्स आपके पास एरर अकर हुआ ही नहीं है, 100 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 99.9 यानी प्लस 0.1 का एरर कब आएगा, वो आपके पास तब आएगा जिस टाइम आप कितने टाइम्स आया है, 12 टाइम्स आया। तो थोड़ा सा जब हम 99.9 पे जाते हैं, दिस इज द वैल्यू, ये 99 पॉइंटर चेंज कर लेते हैं, ये 99.9 की वैल्यू है और ये 100.1 की वैल्यू है। ठीक है, सो अगर आप ये जो 100.1 और इन दोनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो आपके पास ये वैल्यूज 100.1 की 10 रीडिंग्स आ रही हैं और 99.9 की 12 रीडिंग्स आ रही हैं। सो अगर हम देखें कि हमारे पास 10 एंड 12, सो 22 और 19, 41 रीडिंग्स आउट ऑफ 50 इसी रीजन में लाए कर रहे हैं, इसी रीजन के अंदर लाए कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली द डिस्कशन ऑफ रैंडम एरर, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स को डिस्कस करता है। वो कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम आपका एरर अकर होगा ही नहीं, और अगर एरर अकर होगा भी तो आपके पास प्रोबेबल चांसेस ये हैं कि वो 0.1 की रेंज में रहेगा। 0.1 की रेंज का मतलब ये है, ये तो हमने डेविएशन निकाली है, लेकिन ये इसका मतलब ये कि ये एरर बहुत छोटा होगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स एरर छोटा होगा, यानी अगर आप 99.8 पे जाएं, 0.2 का एरर, 0.2 का एरर आपके पास रेयर है, सिर्फ 4 अकर हुए हैं पूरी रीडिंग के अंदर, और प्लस 0.2 के एरर सिर्फ 3 अकर हुए हैं, और उससे ज्यादा का 3.3 का एरर तो एक ही अकर हुआ, यानी इट्स वेरी रेयर। और अगर आप 0.4 का एरर देखेंगे तो वो अकर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपके पास इस कर्व को हम कहते हैं, जो हमारे पास ये प्लॉट बना है कुछ इस तरह करके, इसको कहते हैं गॉसियन इन नेचर। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज बेसिकली गॉसियन इन नेचर, कि आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ये गॉसियन ये शो करेगा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होगी कि मैक्सिमम आपकी जो क्लास है वो सेंटर यानी एवरेज रेंज में लाया करेगी। बहुत ज़्यादा अगर हम इसको इस तरह से डिफाइन करें कि हमारी किसी क्लास के अंदर, आपकी क्लास के अंदर 50 या 60 स्टूडेंट्स हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो एवरेज की रेंज में लाया कर रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो टॉपर होंगे, और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मतलब सप्ली होल्डर्स या बहुत कम मार्क्स रखते हैं। सो ये बेसिकली गॉसियन कर्व हमें ये एक्सप्लेन। ओके, सो ये अगेन वही बात हम जो डिस्कस कर रहे थे, गॉसियन एंड नॉर्मल लॉ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको रैंडम एरर समझ आ जाएगा। वो कहता है कि गॉसियन या नॉर्मल लॉ ये कहता है कि ऑल ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड स्मॉल डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स, दीज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। अगेन मैंने आपको बताया रैंडम एरर्स वेरी स्मॉल इन नेचर होते हैं,
उसके बाद रेंडम एरर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम नोटिस करें तो पीछे 0.1 या -0.1 या +0.1 की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम थी, ठीक है। सो यही बात उसने बताई है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, एंड देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी कि एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सो अगर आप पिछले गॉसियन कर्व के अंदर याद करें तो हमने 0.1 का, 10 और 12 का था जो कि तकरीबन सेम है, उसके बाद हमने 4 और 3 का था जो कि तकरीबन सेम है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एरर भी ऑलमोस्ट सेम होगा। दिस इज गॉसियन और नॉर्मल नाउ। ओके, सो अगेन ये बात हम दोबारा से एरर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, रैंडम एरर के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्मॉल एरर्स आर मोर प्रोबेबल। सो ये वही बात मैंने आपको बताई कि 10 या 12 एरर्स उनसे हैं, 10 और 12 एरर्स ऐसे थे जो कि +0.1 या -0.1 पे अकर हो रहे थे, ठीक है। और लार्ज एरर्स आर वेरी इम्प्रोबेबल, यानी लार्ज एरर्स का चांस कम है। रैंडम एरर के केस के अंदर लार्ज एरर्स का चांस कम है कि वो करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल डिफाइन कि आपके पास प्रोबेबल एरर की टर्म होगी क्या। सो उसके लिए हम दोबारा से अपनी इस प्रोबेबिलिटी के कर्व के ऊपर जाते हैं। ये जो एक फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूला से शायद आप फेमिलियर हो। दिस इज बेसिकली ये जो गॉसियन कर्व बना हुआ है उसका फार्मूला है, और इसके अंदर अगर आपको ये जो सिग्मा नजर आ रहा होगा, दिस सिग्मा इज एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वंस आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आप अपने गिवन डाटा से कैलकुलेट कर लें तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो हमने प्लॉट बनाया है बेसिकली, इस प्लॉट का सेंटर पॉइंट जो सा है दैट इज एक्चुअल वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू या जीरो, यानी जहां पर जीरो एरर अकर होता है। और आपके पास जो फर्स्ट लाइन होगी यहाँ और यहाँ, दिस विल बी वन स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस और वन स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस। सो आपके पास ये जो 1 और -1 शो कर रहा है, ये 1 और ये -1, दिस इज वन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली एंड टू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो ये कहता है कि आपका जो मैक्सिमम एरिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ कर्व का वो इधर लाएगा, ठीक है। और 1 यानी आपके पास जो मैक्सिमम एरिया है 68% एरिया, वो 1 की डेविएशन के अंदर अंदर लाई करता है। अच्छा, वो कहता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद 50% को एक्सप्रेस करना हो, ये तो मैंने 68% के बारे में बताया है। सो 50% को अगर आपने एक्सप्रेस करना हो तो वो कहता है कि हम इस 1 से भी थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं। हम कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर हम बीच से 1 से थोड़ा सा अंदर, ये वो रीजन होगा जिस रीजन के ऊपर आपका 50% कर्व लाई कर रहा होगा, 50% एरर लाई कर रहा होगा इस रीजन के अंदर। सो ये 50% का मतलब ये होता है कि हर दो में से एक रीडिंग के अंदर एरर होगा जो कि विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन लाई कर रहा होगा, हर दो में से एक का, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 50% चांस है, 50% एरर विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये पूरी वन नहीं है, ये एक्चुअली ये है 0.67, यानी 0.67 की रेंज के अंदर अंदर आपके पास 50% एरर लाई करता है, यानी हर दो में से एक एरर, हर दो रीडिंग में से एक एरर जरूर होगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो 68% का मतलब ये होता है 2/3। सो एवरी 3 एरर्स रीडिंग्स में से 2 एरर फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई करेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ये ब्लैक लाइन है जो भी हमने ड्रॉ की थी, की हुई है जो हमने प्लॉट के अंदर, ये ब्लैक लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये ब्लैक लाइन, दिस ब्लैक लाइन इज बेसिकली वन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इंडिकेट करिए वन स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। सो हमारे पास उसके बाद ऑनवर्ड्स उसने बताया कि टू स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, यानी ये टू स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके अंदर 95% एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग 99% एरर्स 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ जाते हैं। आपको देख रहे हैं इसके बाद ये प्लॉट खत्म ही हो गया, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कोई एक भी एरर नहीं आया। सो बेसिकली ये ग्राफ ये शो कर रहा है, ठीक है। सो इसके अंदर हम मजीद डिस्कशन एक दफा इस ग्राफ को लेकर क्लास में भी करेंगे। ओके, सो यहाँ पर उसने एक एग्जांपल से बताया है, ये एग्जांपल आपकी बुक में हुई भी है कि हमारे पास ये नंबर ऑफ रीडिंग्स थी, ठीक है। इन सारी रीडिंग्स से हमने एक मीन निकाल लिया, ठीक है। सो ये मीन कैलकुलेट किया, टोटल हमारे पास मीन आ गया 101.3। उसके बाद हमारे पास 101.3 के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली जो कि आई 0.2, ठीक है जी। सो 0.2 की स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वो हमें आपको प्रोसेस पता है कि आपने कैसे निकाला है। आपने सबसे डेविएशन निकाली है, उसके बाद आपने डी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, और फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लिया। सो प्रोबेबल एरर का फार्मूला क्या है? प्रोबेबल एरर का फार्मूला ये है कि 0.6745 ऑफ सिग्मा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली
सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये आपके पास ये बताएगा कि आपके पास प्रोबेबल एरर यानी हर दो में से एक एरर 50% चांस है कि एरर किस रेंज में लाया करा होगा। सो चूंकि हम रेजिस्टर्स की वैल्यूज में रेजिस्टर्स की वैल्यू मैयर कर रहे थे, तो हमने रेजिस्टर की वैल्यू के अंदर कितना एरर आ सकता है उसको कैलकुलेट करना है। तो वो हमें प्रोबेबल एरर की टर्म से मिला है। ये हमारे पास फार्मूला डिराइव हुआ है और इस फार्मूला प्रोबेबल एरर को हम एक्सप्रेस इसी से करते हैं, ठीक है, जो हमने पीछे ग्राफ में भी दिया। ओके जी, उसके बाद लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर बेसिकली वो एरर होता है जो कि मैन्युफैक्चरर डिफाइन कर होता है कि आपके पास किसी भी रजिस्टर के अंदर इतनी परसेंट चेंज आ सकता है। जैसे हमने रजिस्टर के कलर कोड्स के अंदर पढ़ा है कि सिल्वर हमारे पास प्लस माइनस 10% की टॉलरेंस देता है। और टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास रजिस्टर आपने उठाया और वो 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो प्लस माइनस 10% का मतलब ये कि उसकी वैल्यू 90 भी हो सकती है अगर आप किसी टाइम मेजर करें, और मैक्सिमम 110 भी हो सकती है। मिनिमम 90 और मैक्सिमम 110। तो ये स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि हमने इसको रजिस्टर को ऐसे फैब्रिकेट किया है कि इसके अंदर प्लस माइनस 10% की ही टॉलरेंस हो सकती है। सिमिलरली गोल्ड की टॉलरेंस हमें पता है कि वो प्लस माइनस 5% होती है। So the resistor value can maximum go till 95, minimum go till 95 and 105. So ये tolerance ये वैसे ही है कि for example a resistance of a resistor is given as 500 plus minus 10%। ये वही बात जो मैं कर रही हूँ। ये manufacturer specify करेगा, the maker specifies that no error is greater than these limits। So limiting error होगा जो कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से स्पेसिफाई होकर आएगा। प्रोबेबली आपके पास वो एरर अगर हो, सो अगेन एक्सपेरिमेंटर जो है वो इस तरह से अगर उसको बहुत ज़्यादा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करा जिसके अंदर मामूली सा एरर भी बहुत खतरनाक हो सकता है, तो उसको चाहिए कि वो गोल्ड के रजिस्टर को यूज़ करे, गोल्ड टॉलरेंस बैंड के, क्योंकि उसके अंदर सबसे कम एरर है। वो नो बैंड वाला जिसके अंदर 20% है उसको यूज़ ना करें, ठीक है। सो लास्टली यहाँ पर ये वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप एग्जांपल आपकी बुक की कि आपके पास 0 से 150, ये पहली रीडिंग जो 0 होती है और 150 उसकी VFSD होती है। इसके अंदर एक्यूरेसी मैन्युफैक्चरर ने गारंटी की है कि 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग देगा। वो कहते हैं इफ द एक्चुअल रीडिंग इज 83, द परसेंटेज एरर आपने कैलकुलेट करना है। सो परसेंटेज एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसका जो VFSD है दैट इज 150। सो इसके अंदर कितना परसेंट एरर हो सकता है? 1%। 1% इज 0.01। 0.01 को हम 150 जो कि उसकी फुल स्केल रीडिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 1.5 आता है। इसका मतलब ये है कि जो उसकी रीडिंग है उसके अंदर 1.5 का एरर अगर हो सकता है, ठीक है जी। सो ये हमने यहाँ से परसेंटेज एरर को कैलकुलेट किया। ओके, सो आपके पास होम टास्क ये है कि आपने बुक के अंदर जो इस चैप्टर की हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया है, इसकी 14 एग्जांपल्स हैं जो कि बुक में हैं, उनको प्रिपेयर करना है आपने, और एक्सरसाइज के 19 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मोर और लेस वही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाले फार्मूलाज को यूज कर रहा है, या जो हमने पीछे लोडिंग इफेक्ट का एक न्यूमेरिकल क्लास में किया था उसको डिस्कस कर रहा है। सो उन को करते हुए आपने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम फर्दर आपको आएगा तो उसको हम डिस्कशन सेशन के अंदर और ऑन कैंपस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।